ओके, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी बैच है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर हैं और यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में ईपीएफओ में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करेंगे और इंग्लिश में भी खास तौर से हम उस सेक्शन से डील करेंगे जहाँ पे आपको वर्ड की मीनिंग या सिनोनिम्स के बारे में पूछा जाता है। इंग्लिश जिस भी पेपर में आती है वहाँ पे वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के फॉर्मेट में आपसे वर्ड की मीनिंग ही बेसिकली पूछी जाती है। तो अगर आप वोकेबलरी पे पकड़ बना लेते हैं तो इंडिया में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है उनमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे सवाल आते हैं और कितने होते हैं इन पर बात करते हैं। देखो, ये 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले आपको ये खुद अटैम्प्ट करने हैं, देन वीडियो में आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन ये है कि द एसे वाज बैडली रिसर्च एंड कंटेंट सेवरल प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन। देखो, एक तो आपसे वो डायरेक्ट वर्ड देकर उसका मीनिंग पूछ लेते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, बट यहाँ इन्होंने सेंटेंस में इसका यूज़ करा है और इसके बाद आपको पूछा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि जब सेंटेंस में इनका यूज़ होता है तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ समझ आ रहा है फर्स्ट लाइन से ही कि ऐसे बैडली रिसर्च था, बहुत सही तरीके से रिसर्च नहीं की गई थी ऐसे की। देन आगे ये बता रहे हैं कि इनमें सेवरल प्लेटिट्यूड्स थे और जनरलाइजेशन थे। जब ये बता रहे हैं कि प्लेटिट्यूड्स और जनरलाइजेशन थे, यानी दोनों जो टर्म होंगे वो काफ़ी आसपास के होंगे, सिमिलर होंगे। पहला कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दूसरा इम्प्रिसाइज कमेंट्स, तीसरा ऑफन यूज्ड एन अनओरिजिनल आइडियाज और चौथा है वेग सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। प्लेटिट्यूड्स का मतलब होता है ऑफन यूज्ड एन अनओरिजिनल आइडियाज़। अनओरिजिनल का मतलब जो नया ना हो, जिनमें कोई फ्रेशनेस ना हो, जो बहुत ज़्यादा यूज कर दिया गया हो, वैसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स को प्लेटिट्यूड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्लेटिट्यूड है। मतलब ये टर्म, ये पर्टिकुलर ईडियम इतना यूज़ हो गया है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इससे रिलेटेड सारे टर्म्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप रिलेटेड टर्म्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो काफ़ी सही तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। वैसे ये सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज होते हैं क्योंकि एक लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स ही हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखो, एनडीए में पूछा गया था और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप समझ लो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीटेड हैं, तो मैं आपको सारा सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि प्लेटिट्यूड का मतलब बताओ एंटोनिम्स के फॉर्मेट में। पहला है बेनाल, दूसरा क्लीसे, तीसरा प्रीन और चौथा है प्रोफंडिटी। देखिए, बेनल का मतलब क्या होता है? बेनल का मतलब भी होता है कि जिनमें कोई फ्रेशनेस ना हो, जिनमें ओरिजिनलिटी ना हो। तो आप कह सकते हो कि जो बेनाल है और जो प्रोफंडिटी है ये सिनोनिम्स हैं। और इसके अलावा जो अगला वर्ड है क्लीसे, क्लीसे का मतलब भी यही होता है ओवर यूज्ड अनओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं, बेनाल, प्रोफंडिटी, क्लीसे। तीसरा है यहाँ पे प्रीन। प्रीन का मतलब होता है कि खुद को एडमायर करना। और जो चौथा कह रहे हैं प्रोफंडिटी, प्रोफंडिटी का मतलब होता है, प्रोफंडिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल बात हो, जिनमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ हो या डीप इंसाइट हो। दैट मीन्स कि ये इसका एंटोनिम्स है प्लेटिट्यूड्स का। तो प्लेटिट्यूड्स का मतलब होता है अनफ्रेश आइडिया, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक वर्ड और मुझे ध्यान आ रहा है, ट्राइट। ट्राइट का मतलब भी होता है घिसा पीटा, बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा जो रिपीट होता है। इसका ऑपोजिट है प्रोफंडिटी या प्रोफाउंड से ये वर्ड बना है बेसिकली। आपने सुना होगा, बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, यानी बहुत ही गहरा है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, या यूं कहें कि इंटेलेक्चुअल डेप्थनेस है इस पर्टिकुलर बात में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप इंसाइट या इंटेलेक्चुअल डेप्थ हो जिस बात में, बट इसका जस्ट ऑपोजिट है ट्राइट, बेनाल, प्रोफंडिटी, क्लीसे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, घिसा पीटा हो, जो बहुत ज़्यादा यूज कर लिया गया हो। तो देखो, प्लेटिट्यूड का मतलब क्या है? रिमार्क और स्टेटमेंट स्पेशली वन विथ अ मोरल कंटेंट दैट हैज बीन यूज्ड टू ऑफन टू बी इंटरेस्टिंग। मतलब ये इतना यूज कर लिया गया है कि इंटरेस्टिंग नहीं रहा है। इसके अलावा ये वही कह रहे हैं फ्लेट, स्टेल, स्टेल का मतलब बासी, यानी बहुत ज़्यादा जो यूज किया गया। डल का मतलब आप जानते हो, फीका। और ट्राइट, ट्राइट वर्ड का भी मतलब होता है घिसा पीटा, है ना।
और इसके बाद कह रहे हैं स्पेशली वन अटर्ड एज इफ इट वर फ्रेश और प्रोफाउंड, मतलब इस तरह से बताया जा रहा हो जैसे बिल्कुल नया हो। तो अब देखो स्टेटमेंट को, सेवरल प्लेटिट्यूड्स, मतलब उन्हें लग रहा है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर ऐसे को प्रिपेयर करा है उन्हें लग रहा है कि वो फ्रेश आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं और जनरलाइज्ड हैं। अगर आप इसे जनरलाइजेशन वर्ड से जोड़ो तो डेफिनेटली समझ आ रहा है कि प्लेटिट्यूड्स और जनरलाइजेशन का मतलब सिमिलर सा होना चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं इनकरेक्ट, देखो इनकरेक्ट की बात नहीं आ रही यहाँ पे, वही कह रहे हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन था, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। कुछ सिमिलर वर्ड्स मैं आपको सिखा देता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको बताया प्लेटिट्यूड, ये तो आप ध्यान रखोगे ही। क्लीसे वर्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। क्लीसे का मतलब वही होता है समथिंग रिपीटेड सो ऑफन कि वो बिल्कुल डल हो गया हो। जैसे बहुत सारे इडियम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लव एट फर्स्ट साइट, फॉर एग्जांपल एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, बहुत सारे टीट फॉर टैट जो भी हैं, बिल्कुल ये क्लीसेड हो गए हैं। इसके बाद एक टर्म है प्रोजेक, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। प्रोजेक का मतलब होता है जो डल हो, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, है ना, जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ के कारण, रिपीटेड के कारण बोरिंग हो गया हो। और इसी तरह से जो वर्ड है ट्राइट, जो मैंने अभी आपको बताया, ट्राइट का मतलब भी होता है जिनमें ओरिजिनलिटी ना हो ड्यू टू ओवर यूज़। एक टर्म होता है पिडांटिक, पिडांटिक भी बहुत, देखो मैं जितने वर्ड्स आपको बता रहा हूँ सारा रिपीटेड है, ये बिल्कुल वर्ड्स का वेब है। जब मैंने वर्ड सीखना स्टार्ट करा था आज से 6-7 साल पहले, वो जो एक पर्टिकुलर बहुत फेमस बुक आती थी उससे मैंने स्टार्ट करा था, वर्ड पावर मेड इजी, आप पढ़ सकते हो इसे, नॉर्मन लिविस की बुक है, बहुत फेमस थी उस टाइम, आज भी बहुत फेमस है। और इससे 7-8 हज़ार वर्ड बहुत ईजिली आप सीख सकते हो 2 से 3 महीने में। देन आप जो भी एग्जाम में अपेयर करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ इवन ग्रामर के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे से वर्ड्स की मदद से हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल। इसमें मुझे बहुत हेल्प मिली, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स को मैंने 2 मंथ्स की तैयारी में क्लियर करा था, तो आप समझ सकते हो कितना इंपैक्टफुल रहा होगा। खैर अभी इस पे आते हैं। तो प्रोजेक है, ट्राइट है, पिडांटिक का मतलब होता है कि ओवरली कंसर्न हो विद स्मॉल डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स के साथ जो चीज़ कंसर्न होती है या जो पर्सन कंसर्न होते हैं उन्हें हम पिडांटिक कहते हैं। तो ये ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ओवरली कंसर्न विद स्मॉल डिटेल्स और रूल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई कहता है कि ही करेक्टेड एवरी स्मॉल ग्रामर मिस्टेक, तो वेरी पिडांटिक है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो पकड़ता है उसको बोलते हैं पिडांटिक। एक टर्म होता है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, जिनका फर्म ओपिनियन हो, है, डोगमा टर्म से ये बना है। और डॉगमेटिक को जनरली नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल हठी जिद्दी जिसे कहते हैं। तो फर्मली स्टेटिंग ओपिनियंस, जैसे बिल्कुल वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डॉगमेटिक एंड रिफ्यूज टू लिसन टू अदर्स, मतलब वो बिल्कुल जिद्दी था, अपनी बातों पे अड़ा हुआ था, अपने स्टेटमेंट्स पे उन्हें फर्म बिलीव था और वो किसी और की बात सुनने से इनकार कर रहा था, मना कर रहा था। इसी के सिमिलर एक टर्म होता है जो मुझे अभी ध्यान आया, वो है मेटिक्यूलस, है ना, मेटिक्यूलस। जैसे ये जो वर्ड है ना पिडांटिक, पिडांटिक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल डिटेल्स के साथ कंसर्न हो। बट मेटिक्यूलस मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज। तो ये ना पॉजिटिव वर्ड है, मतलब सही सेंस में यूज होता है। अगर कोई मेटिक्यूलसली किसी चीज़ को चेक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आई इवेलुएटेड हीज कॉपी मेटिक्यूलसली, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ, प्रिसाइज तरीके से, वो होता है मेटिक्यूलस का मतलब। और कुछ सिंपल से टर्म्स हैं जो बहुत रिपीट करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आप कैंडिड का मतलब तो जानते ही हो, ऑनेस्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक और बहुत ज़्यादा पूछते हैं पेपर्स में, वो टर्म है एलुक्वेंट, एलुक्वेंट। वैसे देखो अगर आप रूट वर्ड सीख लो ना तो बहुत आसानी से आप बहुत सारे टर्म सीख सकते हो। ये जो वर्ड सीखने की जर्नी है वो रूट वर्ड से ही आती है। जैसे जो एलुक्वेंट है ये भी कैसे बना है अभी मुझे ध्यान आया, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। देखो ये जो वर्ड है ना ई या फिर एक्स, इसका मतलब हमेशा आउट होता है, बाहर की ओर। और एक वर्ड इसमें और आप देख पा रहे हो साफ तौर से, LOQU। तो LOQU लोकू या फिर LOCU, इन दोनों का मतलब होता है टू स्पीक। ये लैटिन टर्म्स हैं, है ना, टू स्पीक। और इसके अलावा ये जो एंट लगा है ये तरह से एक तरह से सफिक्स का काम कर रहा है, जिसमें ये क्वालिटी हो उनके लिए ये एंट लगा है। तो अब आप इसका मीनिंग निकालो। तो जो एलुक्वेंट है इनका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग आउट क्लियरली, साफ तौर से अपने बातों को सही तरीके से जो
रखने की एबिलिटी है उसको एलोक्वेंट कहते हैं। तो जो बहुत अच्छा बोलता है उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं एलोक्वेंट। अब देखो ये जो LOQU वाला रूट वर्ड आया ना वो मैं आपको पूरा सिखाया था। अब देखना कितने आसानी से आप सारे टर्म्स एक साथ याद कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो टर्म है एलोक्वेंट, इसका मतलब आप समझ ही रहो, जो बहुत सही तरीके से बातें कर पाता है, स्पीकिंग ब्यूटीफुल्ली एंड क्लियरली जो अपनी बात रख पाता है। इससे रिलेटेड और भी वर्ड है, जैसे एक वर्ड है लोक्वेसियस। लोक्वेसियस का मतलब क्या होता है? LOQU जहां आया इसका मतलब होता है बातें करना, स्पीक। तो लोक्वेसियस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, बातूनी को कहते हैं लोक्वेसियस। एसियस जो वर्ड है वो बता रहा है इंक्लाइन टू, और LOQU लोक का मतलब था स्पीक, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसके लिए हम कहते हैं लोक्वेसियस, क्योंकि एसियस का मतलब है इंक्लाइन टू जो बहुत ज़्यादा हो, और लोक्वेसियस का मतलब बातें। तो ये दोनों वर्ड कनेक्ट हो गए ना आपस में। जैसे एक वर्ड है सोलिलोकी, तो सोली वर्ड कहाँ से आया है? सोलो से। सोलो का मतलब अकेला, लोकी का मतलब बातें करना, बस मीनिंग निकल के आ गया। कुछ रट्टाफिकेशन वाली बात ही नहीं है इसमें। सोलिलोकी का मतलब होता है जो खुद के साथ बातें करता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, उसे हम कहते हैं सोलिलोकी। देन और टर्म मैं आपको सिखाता हूँ। एक बहुत फेमस होते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट, आपने देखा है? वो जो आपको लगेगा कि उसके हाथ में जो पर्टिकुलर जानवर है या जो शेप उन्होंने पहन रखा है वो बातें कर रहा है, बट असल में वो बातें करते हैं, है ना, यानी वो इंसान बात करता है। मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड, पहले इसका मीनिंग समझा दूँ। देखो वेंट्री का मतलब होता है बेली, है ना, पेट, और लोक्वेस का मतलब बातें करना, स्पीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बताता है, जो प्रोजेक्ट करता है कि वॉइस कहीं और से आ रही है। तो ये देखो, आप देखा होगा ना आपने, इस तरह से बहुत पॉपुलर होते हैं आजकल। तो ये वेंट्रिलोक्विस्ट होते हैं, तो जो खुद को, तो अभी समझ आ गया ना। अब जब ये टर्म आप सुनोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कुछ बात करने से रिलेटेड, LOQ वर्ड देखते ही, है ना। जैसे एक और टर्म है, एक टर्म है सर्कमलोक्यूशन। तो अब आप लगाओ दिमाग इस पर। जिन्होंने मैथ्स भी पढ़ा होगा वो जानते होंगे सर्कम वर्ड जो है वो सर्कुलर से जुड़ा हुआ है। सर्कम का मतलब अराउंड होता है ना, जैसे सर्कमफेरेंस, बहुत सारे वर्ड है। तो सर्कम लोक्यूशन का मतलब बातें करना। तो जो घुमा घुमा करके बातें करता है, जो बिल्कुल भी टू द पॉइंट में नहीं बातें करता है, वो होता है सर्कम लोक्यूशन। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ स्पीकिंग इनडायरेक्टली, या फिर बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना एक पर्टिकुलर बात को समझाने के लिए, वो सर्कमलोक्यूशन कहलाता है। इसके अलावा हाँ, मेरे को इससे रिलेटेड एक ईडियम याद आ रहा है, बहुत पूछते हैं वो भी, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है जो बिल्कुल घुमा के बातें करता है, जो बिल्कुल भी टू द पॉइंट में नहीं आता है। और इसके अपोजिट जो ईडियम है ना, वो होता है टू कॉल अ स्पेड, है ना, यानी जो बिल्कुल सच्चाई है वो बात रख देना, आमने सामने बात करना बिना किसी घुमावदार तरीके से। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आप इजीली ऐसे सीख सकते हो। जैसे एक वर्ड होता है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब अगेन जो आर्ट है टू स्पीकिंग आउट क्लियरली और एक्सप्रेसिवली, वो होता है इलोक्यूशन। एक टर्म है इसी से रिलेटेड, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? मैग्नीमियस वर्ड, जहाँ भी मैग्नी वर्ड है आप समझ लेना ग्रेटनेस की बात हो रही है, और लोक्वेंट का मतलब बातें करना। तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड और पोम्पस वर्ड्स यूज करता है, बहुत ही भयंकर शब्दों का यूज करता है, वो मैग्नीलोक्वेंट कहलाता है। एक टर्म होता है इसी से रिलेटेड, सोमनीलोक्वी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप, नींद, और लोक्वी का मतलब बातें करना। अब आप समझ ही गए होंगे, तो जो नींद में बातें करता है उन्हें सोमनीलोक्वी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ही वर्ड आपस में रिलेटेड। जैसे आप जैसे ही सोमनी वर्ड देखो ना, सोमनी वर्ड सोमनस से आया है। जैसे मान लो एक वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट, तो सोमनेम्बुलिस्ट, अब यहाँ पे जो वर्ड है सोमने, इसका मतलब होता है स्लीप, एम्ब्यूल का मतलब होता है वॉक करना, बस आ गया आंसर। सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब जो नींद में चलता है उसे सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं। और यही इसी टर्म एम्बुल से ही वर्ड आया एम्बुलेंस। सारे वर्ड आप कनेक्ट कर लोगे एक बार आप इस तरह से सीखना आपने स्टार्ट कर दिया तो यहीं से समझ आ रहा है कि जो नींद में चलता है उन्हें सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं। एम्बुल के सारे वर्ड्स अभी मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं। ये देखो इन्होंने क्या कहा, द जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो पहला कह रहा है इनडिफरेंट, दूसरा फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, तीसरा नॉट केयरिंग फॉर समथिंग, और चौथा है एक्सट्रीमली फोकस्ड। पहले आप ट्राई करिए, देखो स्टेटमेंट्स हैं तो हेल्प मिलेगी, आप ट्राई करो, बहुत ही सही तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। तो जजमेंट ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी की जो जजमेंट है वो इस बात पे बेस्ड है, किस बात पे बेस्ड है? ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड।
तो जो जजमेंट की ब्यूटी है वो इस बात पे बेस्ड है कि जो ह्यूमन की कैपेसिटी है फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर। डिसइंटरेस्टेड का यहाँ पे मतलब होता है जिस चीज़ पे केयर नहीं किया जा रहा है, जिसमें कोई कंसर्न या फिर इंटरेस्ट ना जुड़ा हो। तो डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड के ह्यूमन कैपेसिटी पे जजमेंट बेस्ड है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। इनडिफरेंस भी गलत है, नॉट केयरिंग फॉर समथिंग भी गलत है, एक्सट्रीमली फोकस्ड भी गलत है। फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद के हित से परे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से परे जो बात होती है वो डिसइंटरेस्टेड कहलाती है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग एट ऑल, किसी चीज़ पे बिल्कुल भी केयर नहीं करना या फिर कोई इंटरेस्ट ना होना, लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सेंटेंस पढ़ के ही आप बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर लोगे। डिसइंटरेस्टेड देख के ही समझ आ रहा है एक्सट्रीमली फोकस्ड कहाँ से आएगा, है ना। ऐसे भी जिस वर्ड के आगे डिस लग जाए वह नेगेटिव होता है। तो इससे रिलेटेड भी वर्ड्स में आपको कुछ सिखाए तो देखो, ये ना जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में सिमिलर से लगते हैं बट उनका मीनिंग काफ़ी अलग होता है, तो वैसे वर्ड्स को होमोनीम्स कहते हैं ना। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले। जैसे एक टर्म है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट से जो आज़ाद हो, जो स्वार्थ से हटके जो बात सोची जाए वो डिसइंटरेस्टेड होती है। या इसके लिए जो दूसरा टर्म हम यूज करते हैं वो होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल और डिसइंटरेस्टेड सेम वर्ड है। एक वर्ड है अनइंटरेस्टेड। देखो कितना फर्क हो जाता है दो वर्ड में। अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्टेड ही ना हो, जिसे बोर्ड कहते हैं। बोर्ड वो होता है अनइंटरेस्टेड। तो बहुत लोग कहते हैं कि इस काम में मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ, नहीं, गलत है वो। इस काम में आप अनइंटरेस्टेड हो। तो ये डिस और अन का फर्क है, बोर्ड या फिर नॉट इंटरेस्टेड। और जैसे ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, दैट मीन्स कि उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, एज सिंपल एज दैट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो रिपीट होते हैं, वो मैं आपको सिखाया था। एक बार तो बहुत सारे सवाल आ गए थे CDS के पेपर में, तो ये सारे रिपीटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक वर्ड है एमिनेंट और दूसरा वर्ड है इमिनेंट। इसकी तो पूरी लिस्ट होती है बुक में, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले करवा रहा हूँ। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस। एमिनेंट जूरिस्ट आपने बार बार पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा। तो जो फेमस होते हैं, जो रिस्पेक्टेड होते हैं, सम्मानित होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, हाईली पॉजिटिव वर्ड। किसी भी गरिमा मान जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जिस पर्सन के लिए, उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं एमिनेंट। तो एमिनेंट का मतलब फेमस, रिस्पेक्टेड होता है। जैसे मान लो एन एमिनेंट साइंटिस्ट, तो एमिनेंट का मतलब समझ गए। एक टर्म है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब जो तुरंत होने वाला है, अबाउट टू हैपन सून, जो बिल्कुल एविडेंट है कि अब तो ये आने ही वाला है। और ये जनरली खतरा वगैरह के लिए यूज करते हैं। मान लो कोई स्टॉर्म आने वाला है, किसी तरह की कोई वॉल्केनो आने वाली है, तो हम कहते हैं इट इज़ एन इमिनेंट डेंजर, जो बिल्कुल पास दिखाई दे रहा है, अब इससे बचा नहीं जा सकता। इसके बाद एक टर्म जो बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो है अफेक्ट और इफेक्ट। सबसे ज़्यादा गलत करते हैं इसी में लोग, इसके यूजेज में। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है। अफेक्ट क्या है? एक वर्ब है। इफेक्ट एक नाउन है। पहले तो लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि नाउन और वर्ब का यूज कैसे करें। जैसे मान लो कोई वेदर है, अब वेदर से आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? वैसे मैं तो चाहूँगा आप बहुत हेल्दी रहो, बट हो जाता है तबीयत ख़राब कभी कभार। तो द वेदर अफेक्ट्स माई मूड या अफेक्ट्स माई हेल्थ। यहाँ पे देखो वर्ब के जैसा मैंने यूज़ करा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है फॉर फॉर्मिंग सेंटेंस। तो यहाँ से आपको ये लर्निंग लेनी है कि इफेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते आप। बट इसके ऑपोजिट अगर मैं लिखूं कि दिस मेडिसिन हैड अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, तो यहां पे ये नाउन के जैसा यूज हुआ है, प्रभाव हो रहा है इफेक्ट का मतलब, और अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। तो ये टर्म में डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट में। समझ आ गई बात? एक वर्ड है इसी तरह का, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, ये तो आसान है, रूल या फिर लॉ, मोरल बिलीफ जिसे कहते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, उसके आदर्श बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। बट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब हेड होता है, हेड ऑफ द स्कूल। यूजुअली उन्हीं के लिए प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हैं। अगला देखिए, एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। प्रेज
या एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, तारीफ करने को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कंप्लीट्स, जो किसी चीज़ को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, समपूरक संख्या जिसे कहते हैं। तो जो पूरा करता है, किसी चीज़ को कंप्लीट करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आई होप इट मेक सेंस। और भी वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है अल्टरनेट और दूसरा वर्ड है अल्टरनेटिव। बहुत ही सिमिलर से लग रहा है, बट देखो मीनिंग अलग है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अकरिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद जो दूसरा होता है उसे हम ऑल्टरनेट कहते हैं। जैसे दे मीट ऑन ऑल्टरनेट डेज। बट ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? दूसरा, अनदर ऑप्शन। वी नीड एन ऑल्टरनेटिव प्लान या ऑल्टरनेटिव पाथ, तो अनदर ऑप्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं। एक टर्म होता है एडवर्स और एक होता है एवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। जैसे एडवर्स वेदर कंडीशन, जिससे आपकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हार्मफुल चीज़ों को बोलते हैं एडवर्स। बट एवर्स का मतलब क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है अपोज टू समथिंग, किसी चीज़ का विरोध करना, अपोज टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एवर्स ऑफ टेकिंग रिस्क। रिस्क लेने से वो एवर्स है, यानी अपोज करता है, उसका विरोध करता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। इंश्योर, अश्योर। इंश्योर का मतलब क्या होता है? टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना जिसे कहते हैं। टू मेक श्योर समथिंग। मान लो इंश्योर कर लो आप कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, है ना? तो इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर। और जो ये टर्म, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बात की गारंटी लेना, टू गारंटी दैट समथिंग हैपेंस, कि बिल्कुल होने ही वाला है, उसे हम कहते हैं इंश्योर। इंश्योर का मतलब क्या होता है? इंश्योर का मतलब टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉसेस। इंश्योरेंस वर्ड से बना है। इंश्योरेंस वर्ड तो आप जानते हो, बहुत ही सिंपल है। लॉस या फिर डैमेज से जो सेफगार्ड करता है उसे हम इंश्योर कहते हैं। जो इंश्योरेंस खरीदते हो आप ना, उसके बाद आप इंश्योर हो जाते हो, ना कि इंश्योर होते हो। देन एक टर्म है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है टू प्रोमिस, टू प्रोमिस और सेइंग विथ कॉन्फिडेंस। किसी चीज़ को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रखते हो तो आप उसे अश्योर करते हो सामने वाले को। आई अश्योर यू द कार इज सेफ टू ड्राइव, है ना? अश्योर का मतलब टू प्रोमिस और से विथ कॉन्फिडेंस, या फिर टू कन्विंस अनदर पर्सन दैट समथिंग इज ट्रू, या फिर टू गिव समवन कॉन्फिडेंस। डाउट को हटाने के लिए वर्ड यूज करते हैं अश्योर। तो अश्योर का मतलब होता है कि बिल्कुल श्योर हो जाओ आप कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने वाली है, तो इसके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं अश्योर। तो ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन की नीड इनमें नहीं होनी चाहिए। एक तो ऐसे भी एक टर्म हो जाता है कई बार जो सिमिलर से साउंड करते हैं बट उनमें कन्फ्यूजन आ जाती है, तो वैसे ही वर्ड वो यूजुअली पेपर में पूछते हैं या फिर रिपीट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, तो इससे आपको डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड के बीच क्लैरिटी भी मिल गई होगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिपीट भी करते हैं। नेक्स्ट देखो आप इस क्वेश्चन को, इसमें कह रहे हैं द 100-year ओल्ड कॉलेज बिल्डिंग वॉज नाउ इन अ डी-रेलिक्ट स्टेट। पहले तो यहीं से समझ आ रहा है 100 साल पुराना है भाई, तो कुछ पुरानी बातों की बात कर रहे होंगे। यहाँ कह रहे हैं प्रिजर्व फॉर हिस्टोरिक वैल्यूज, अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी। देखते ही समझ आ रहा है डी-रेलिक्ट स्टेट में है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, 100 ईयर पुराना है ना, इसलिए। तो प्रिजर्व फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, आप रख करके ट्राई कर लो। अनसेफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये, और नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, हाँ ये हो सकता है। रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी, ओरिजिनल ब्यूटी को बनाए रखा है। देखो हो तो ये भी सकता है, बट यहाँ इन्होंने नाव लिखा है। नाव लिखा है इसका मतलब आप समझ रहे हो, 1000 साल पुराना कॉलेज बिल्डिंग है और अब ये अच्छी अवस्था में है। ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा ना, यहाँ पे नाव यूज़ करने की नीड ही नहीं थी। अगर आपको ये सेंटेंस कहना है तो आप सिंपली कहते हैं कि 1000 साल पुराना कॉलेज या स्कूल है बट अभी भी अच्छा है, नाव का यूज़ नहीं होता वहाँ पे सिंपली आप कहते हैं द 100-year ओल्ड कॉलेज बिल्डिंग इज स्टिल इन अ डी-रेलिक्ट स्टेट। ऑल्दो इसका मीनिंग अलग है, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग कि कैसे ये सेंटेंस बन सकता था। तो यहाँ से काफ़ी क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल ही नेगेटिव टर्म को नोट कर रहा है, और ऑप्शंस में एक ही टर्म है जो बिल्कुल नेगेटिव है, वो है नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन। तो डी-रेलिक्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, अबेंडेंड है, र्यून्स में है, खराब हालत में है। जैसे द शिप वॉज फाउंड डी-रेलिक्ट एट सी, मतलब जहाज़ को देखा गया कि बिल्कुल ख़राब अवस्था में मिला है सी में। बाकी कुछ टर्म्स मैं आपको सिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे एक वर्ड है
डीरेलिक्ट मतलब आप समझ गए ना, नेग्लेक्टेड, अबेंडेंड। एक वर्ड है जो बहुत पूछते हैं पेपर में, डायलेपिडेटेड। डायलेपिडेटेड का मतलब इन बैड कंडीशन, जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है इस वजह से वो बुरी हालत में है, इन बैड कंडीशन। तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड है डायलेपिडेटेड और डीरेलिक्ट। तो ये भी बहुत पूछते हैं। मान लो कोई घर है जिसे यूज़ नहीं किया जा रहा है तो डायलेपिडेटेड स्टेट में हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं अ डायलेपिडेटेड ओल्ड हाउस। एक बहुत ही पुराना घर है जो बुरी हालत में है। एक टर्म है डीक्रेपिट। डीक्रेपिट का मतलब, यहाँ पे अगेन इस टर्म का मतलब है वीक या फिर वॉर्न आउट, जो बिल्कुल ख़राब हो गया है समय के साथ, उसे हम डीक्रेपिट कहते हैं। जैसे देयर इज़ अ डीक्रेपिट ब्रिज विच इज़ अबाउट टू कोलेप्स। तो बहुत ही ख़राब ब्रिज है ये, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, बैड कंडीशन में ही है, जो कोलेप्स होने ही वाला है। एक टर्म है मोरीबंड। मोरीबंड, मोरीबंड का मतलब नियर डेथ या फिर नो लॉन्गर एक्टिव, जो बिल्कुल ही जिसकी हालत ख़राब है, अब डेथ वाले सिचुएशन में आने वाली है। या फिर ऐसे ही इसका यूज़ करते हैं, कोई कस्टम्स है, कोई रीति रिवाज है बहुत पुराना है जो ख़त्म ही होने वाला है, तो उनके लिए भी हम मोरीबंड यूज़ करते हैं, जैसे द ओल्ड कस्टम्स वर मोरीबंड, इस तरीके से। एक टर्म है जो द हिंदू में बहुत यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत यूज़ होता है, रेमसेकल। रेमसेकल का मतलब जो बहुत ही ख़राब तरीके से बनाया गया, पुअरली बिल्ड, पुअरली बिल्ड। कुछ वर्ड्स और भी मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली पुअर, बिल्कुल जिसे पेनीलेस कहते हैं, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी ना हो, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है डेस्टिट्यूट। और ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट करते हैं, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमली पेनीलेस। वैसे और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ डेस्टिट्यूट के सिमिलर। एक टर्म है इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड, देखो यही से वर्ड आया पोवर्टी, तो इसलिए मैंने कहा रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। इम्पोवरिस्ड का मतलब जिसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस हो, जो गरीब हो, जो पोवर्टी में हो, उसे इम्पोवरिस्ड कहते हैं। इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेनीलेस, जिनके पास एक पेनी ना हो, फूटी कौड़ी भी ना हो, पुअर जिसे कहते हैं, ब्रोक कहते हैं, डिप्राइव्ड, अंडर प्रिविलेज, सारे सिमिलर से वर्ड है। एक वर्ड है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब भी होता है कंप्लीटली लैकिंग, ठीक है। ये सिर्फ मनी के टर्म्स में नहीं है, जिनके पास कुछ भी ना हो उनके लिए बिरेफ्ट कहते हैं। देखो ये जो वर्ड है ना डी, यहीं से मैं समझ गया था नेगेटिव कोनोटेशन है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स सिखाता हूँ जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये जो डी वर्ड है, डी ई, ये आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है डाउन या अवे, रिमूव कह सकते हो आप, रिड्यूस कह सकते हो, एक तरह का नेगेटिव वर्ड है। जैसे मान लो एक टर्म है डी के। डी के मतलब आप जानते ही हो, डी के का मतलब रोट या डिकम्पोज, खराब होना, सड़ना गलना, इसे डी के कहते हैं। एक वर्ड है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब घटना, रिड्यूस, लेसन। देन है डीफेस। डीफेस का मतलब अगेन किसी चीज़ की अपीयरेंस को खराब करना या खराब होना, तो हम कहते हैं डीफेस। डिफेंड। डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट करना। डीफ्रॉड। डीफ्रॉड मतलब चीट करना। डिनाई। डिनाई यानी रिफ्यूज, रिजेक्ट। एक टर्म है डीटेच। डिटेच यानी सेपरेट करना, रिमूव। डिसेंड। अब देखो सारे वर्ड आप समझ जाओगे क्योंकि ना सारे सिमिलर से हैं, यही फायदा होता है रूट वर्ड का। डिस्ट्रॉय, डिप्लीट, डिप्रेस, सारे नेगेटिव वर्ड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आधा काम आपका यही समझ के हो जाता है, क्योंकि किस तरह का कॉनोटेशन दे रहा है। एक टर्म है डिप्लीट। डिप्लीट होना यानी रिड्यूस होना। और डीरेगुलेट यानी रेगुलेशन वगैरह हटाना। डीग्रेड क्वालिटी को ख़राब करना। डिटेन किसी को होल्ड बैक करके रखना। तो ये सारे सिमिलर से टर्म्स हैं जो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई सेरेंडिपियस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वॉज टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो प्रोफाउंड वर्ड तो अभी मैंने आपको बताया। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही डेप्थ वाली बात हो। तो आप ट्राई करिए पहले से। देखिए, माई सेरेंडिपियस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस, यानी एनकाउंटर की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है बस में किसी के साथ, और इनके साथ जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, मतलब बातचीत करने के बाद या उनसे मिलने के बाद, उस एनकाउंटर के बाद मेरी लाइफ में एक बहुत ही गहरा असर पड़ा। फॉर्चुनेट, ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सडन एंड एब्रप्ट या अ चांस इवेंट। देखो कुछ तो आप बहुत ईजिली एलिमिनेट कर लोगे। सेरेंडिपियस एनकाउंटर यानी एक ऐसा एनकाउंटर जो बहुत ही सेरेंडिपियस है। यहाँ पे सडन और एब्रप्ट की भी बात नहीं हो रही। सडन और एब्रप्ट कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस नहीं बना रहा है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात नहीं हो रही है।
चांस, इवेंट या फॉर्चुनेट, देखो अगर आप ये समझ पा रहे हो काफ़ी पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ से आप लॉजिकल आइडिया लगा सकते हो फॉर्चुनेट की बात है। वैसे सेरेंडिपियस का मतलब होता है द अकरेंस ऑफ फॉर्चुनेट बाय चांस। अगर कोई बहुत ही फॉर्चुनेट या वैल्यूएबल डिस्कवरी हो रही है बाय चांस तो उसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं, और यहीं से ये वर्ड बना है सेरेंडिपियस। सेरेंडिपियस का मतलब होता है फॉर्चुनेट और लकी अकरेंस, स्पेशली बाय चांस। तो बाय लक अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है तो उसे हम सेरेंडिपियस कहते हैं। तो इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि एक एनकाउंटर हुआ बस में जिससे जो स्पीकर की लाइफ है वो कम्प्लीटली बदल गई। तो लक और फॉर्चून की बात कर रहा है, ना कि हिस्ट्री, सडननेस या फिर मेयर चांस की, है ना, चांस इवेंट भी ये नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉर्चुनेट सबसे सही बैठ रहा है। आइए मैं आपको कुछ टर्म्स सिखाता हूँ इससे रिलेटेड जो बहुत पूछे जाते हैं। एक वर्ड तो मैंने आपको बताया सेरेंडिपियस, मतलब हैपनिंग बाय लक और एक्सीडेंट। एक इसी से रिलेटेड वर्ड है प्रोपीचियस। प्रोपीचियस का मतलब भी होता है फेवरेबल, जो गुड चांस देता हो। तो बिल्कुल ही सिमिलर टर्म्स ही हैं। इसके अपोजिट भी कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे एक टर्म है इनएडवर्टेंट, ये भी बहुत पूछते हैं। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है जो जानबूझ के ना हो, नॉट डेलिबरेट, अनइंटेंशनल जिसको कहते हैं, अनइंटेंशनल, बिना किसी इरादे के, गैर इरादतन, इनएडवर्टेंट। और इसी से रिलेटेड वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब आप जानते हो जो बिल्कुल अनप्लान्ड हो जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब अनप्लान्ड, स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ हो रही है दैट मीन्स उसकी प्लानिंग नहीं हुई, वो बस स्पॉन्टेनियसली हो गई, नेचुरली हो गई। देन इसके बाद प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है अनस्टेबल, जो रिस्की हो। और एक टर्म है एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, इसकी लाइफ बहुत ही छोटी हो, जैसे फ्लीटिंग कहते हैं, फ्लीटिंग। ये भी वर्ड बहुत पूछते हैं, तो एफेमेरल ध्यान रखिएगा। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछ लेते हैं पेपर में, राइट। तो एफेमेरल का मतलब क्या होता है? एफेमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, इसी का सिनोनिम्स है फ्लीटिंग। और भी कुछ वर्ड, अब ये आ ही गया तो मैं आपको सारा बता देता हूँ इससे रिलेटेड। एक वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो, जो टेम्पररी हो। मोमेंट्री का मतलब होता है ट्रांजिएंट, जो बिल्कुल कुछ पलों का हो। तो ट्रांजिएंट नेचर का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्षणभंगुर हो, कुछ समय के लिए हो, ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए हो। फ्लीटिंग वर्ड भी यूज करते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक दो वर्ड और जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है पेपर में, वो है इवानेसेंट। इवानेसेंट का मतलब क्या होता है? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ईवा ने सेंट लगाया। सेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फेड होता है, ठीक है। इवानेसेंट का मतलब क्विकली फेडिंग, डेलिकेट होता है, पोएटिक सेंस में ये यूज करते हैं इवानेसेंट। इसी से रिलेटेड वर्ड है फ्यूगेसियस। फ्यूगेसियस का मतलब भी सेम होता है, बट इवानेसेंट जरूर याद रख लेना, इवानेसेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इवानेसेंट का मतलब वेनिसिंग, जो बहुत ज़्यादा खत्म होने वाला, बहुत जल्दी गायब होने वाला हो, फेड होने वाला हो, वो इवानेसेंट होता है। टेम्प्रोरी पीरियड के लिए, शॉर्ट लिव्ड हो जो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे वी मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लासेंसी। ऑप्शन है हमारे पास स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, डिफेंसिव एटीट्यूड, प्राइड या फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। देखो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, ये गलती मत करना। फिर से बता रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। जैसे मान लो डिस्पाइट बीइंग द टॉपर ऑफ द क्लास ही वॉज वेरी हम्बल, तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ नहीं यूज करेंगे हम, डिस्पाइट सिर्फ यूज करेंगे। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब सेम है। जैसे मान लो इन स्पाइट ऑफ बीइंग टॉपर ही वॉज हम्बल इन द क्लास, जो सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसे यूज करते हैं इसे। तो वो जो सेंटेंस पूछते हैं ना, जब वो एरर फॉर्मेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो डिस्पाइट ऑफ लिख के देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ऑफ कभी नहीं आएगा डिस्पाइट के साथ। खैर अभी इसकी बात करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टुडे, यानी भले ही हमारी जीत हुई है आज, वी मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लासेंसी। हमें ध्यान रखना होगा, हमें केयरफुल रहना होगा कि कॉम्प्लासेंसी की फीलिंग ना आ जाए। कैसी फीलिंग ना आ जाए? स्मग और सेल्फ सेटिस्फाइड वाली फीलिंग ना आ जाए, डिफेंसिव एटीट्यूड वाली फीलिंग ना आ जाए, प्राइड वाली फीलिंग ना आ जाए, या फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी वाली फीलिंग ना आ जाए। देखो जीत की बात कर रहे हैं और इंस्पाइट ऑफ कह रहे हैं कि भले ही हमारी जीत हुई है, फिर हमारे अंदर डिफेंसिव एटीट्यूड, कोई सेंस ही नहीं बना रहा ना, प्राइड आ जाए नहीं, फीलिंग ऑफ बिल्कुल नहीं, सेल्फ सेटिस्फाइड हम ना हो जाए।
भले ही हमारी जीत हुई है, क्योंकि आगे भी विक्ट्रीज होने वाली हैं, इसलिए हमें सेल्फ सेटिस्फाइड यानी सेल्फ प्राइड नहीं रखना है। स्मग, स्मग का मतलब भी वही बहुत नेगेटिव वर्ड है ये भी, इसका भी मतलब होता है वही घमंड कह सकते हो आप। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन ए है। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। तो स्मग का मतलब क्या होता है? स्मग का मतलब खुद के साथ काफ़ी खुश होना, टू प्लीज्ड विथ योर सेल्फ, ठीक है, टू प्लीज्ड विथ योर सेल्फ। ही गेव अ स्मग स्माइल, ही गेव अ स्मग स्माइल आफ्टर विनिंग द आर्ग्यूमेंट। तो टू प्लीज्ड या जब कोई किसी तरह की जीत हासिल करता है तो एक स्मग रखता है अपने अंदर, सेल्फ प्राइड रखता है। ऐसे रखना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट कुछ लोग रखते हैं, तो इसी से ये वर्ड बना है स्मग। ही गेव अ स्मग स्माइल आफ्टर विनिंग द आर्ग्यूमेंट। डोंट लुक टू स्मग, यू जस्ट गॉट लकी दिस टाइम, है ना, समझ गए इसका मीनिंग। यानी बहुत ज़्यादा स्मग मत आओ, सेल्फ प्राइड में मत आओ, एक्सेसिव सेल्फ सेटिस्फाइड मत हो जाओ, क्योंकि इस बार लकीली यू विन। तो ये होती है इसकी मीनिंग, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। देन इससे रिलेटेड जो और टर्म्स हैं वो मैं आपको सारा समझा देता हूँ। देखो एक जो वर्ड है वो है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। जो ये वर्ड यहाँ से बना है कॉम्प्लासेंसी यानी कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लेसेंसी दोनों सेम वर्ड है। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड और कॉम्प्लासेंसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन या स्मग सेटिस्फेक्शन, फॉल्स कंफर्ट आफ्टर सक्सेस। तो दोनों ही सिमिलर से टर्म है। एक और वर्ड होता है कॉम्प्लेजेंट। कॉम्प्लेजेंट का मतलब होता है ईगर टू प्लीज अदर, रेडी टू ऑब्लाइज। तो कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लेसेंट काफ़ी अलग है, देखो होमोनिम है दोनों। कॉम्प्लेसेंट का मतलब जो बहुत ही ईजिली, रेडिली प्लीज अदर्स या रेडिली टू ऑब्लाइज, जो बहुत जल्दी किसी की बात मान जाता है या जो बहुत दूसरों को खुश करना चाहता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉम्प्लेसेंट। एक वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, काम करना, सूद करना। किसी के गुस्से को या किसी भड़कीली बातों को शांत करने को प्लेकेट कहते हैं। और इसका ऑपोजिट वर्ड है इम्प्लेकेट, यानी जो शांत ना हो रहा हो, है ना, समझ आ रही है बात, इसका ऑपोजिट है ये जो वर्ड यूज हो रहा है। एक वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब काम होता है। अब देखो ना आप कितने सिमिलर से वर्ड है यहाँ, अगर आप रूट वर्ड ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो सारे ही रूट वर्ड सिमिलर से हैं। एक वर्ड होता है अपीज। अपीज का मतलब काम या फिर सेटिस्फाई करना, किसी की बात मानना, टू यील्डिंग टू डिमांड्स ऑफ समवन। एसुएज वर्ड भी बहुत यूज होता है अपीज के साथ ही। एसुएज का मतलब किसी चीज़ को कम सीवियर करना, कम इंटेंस करना, रिलीव करना। और ये वर्ड ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है, अमिलियोरेट। अमिलियोरेट और असुएज का मतलब सेम ही होता है, कोई सीवियर चीज़ को कम सीवियर करना, किसी गंभीर चीज़ को थोड़ा कम गंभीर करना, शांत करना, इंटेंसिटी को कम करना, वो होता है स्वेज का मतलब, जिसे पेसिफाई कहते हैं। पेसिफाई भी सेम है, मतलब किसी चीज़ को शांत करना, काम डाउन करना। देन एक टर्म है सीरीन। सीरीन मतलब आप जानते हो कॉमन सा वर्ड है, काम और अनट्रबल्ड। यूजुअली वेदर वगैरह के लिए यूज सीरीन वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रैंक्विल मतलब भी आप जानते ही होगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये भी, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम एंड क्वाइट, तो ट्रैंक्विल कहते हैं। सो या दैट्स इट। बहुत सारे सवाल हमने करे। देखो जब ये वर्ड है ना इम, अगर आप ये पकड़ पाओ तो ये समझ जाओगे कि इम वर्ड नॉट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ना हो। इमोर्टल, जो मोर्टल ना हो, जिसकी डेथ ना होती हो। इमेच्योर, जो मेच्योर ना हो। इम्पोलाइट, जो पोलाइट ना हो। तो ये वर्ड ही अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट या फिर नेगेटिव फॉर्म को। तो जहाँ भी ये वर्ड आ जाए, मान लो कोई वर्ड आपको ना पता हो, जैसे एक वर्ड में लिखता हूँ, मान लो आपको ये ना पता हो, इम्पेकेबल, तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि इम का मतलब नॉट होता है। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है कि जो बिना फॉल्ट के हो। पेकेबल का मतलब होता है फॉल्ट। जो ये वर्ड है ना PECC, ये दिखाता है सीन या फिर फॉल्ट को। तो जो बिना फॉल्ट के होता है उन्हें हम इम्पेकेबल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस इसका मतलब क्या होता है? बिना थिंकिंग के, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, उन्हें हम इम्पेचुअस कहते हैं। तो YouTube पे काफ़ी सारी EPFO के पेपर की एनालिसिस हमने की है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और अगर आप बैच चाहते हैं तो ये क्या कवरेज है बैच की, बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं इस बैच से जुड़कर। ये नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और वो भी कम टाइम में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है काफ़ी बल्कि होगा। नहीं, बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ वीडियोज़ हैं जिन्हें आप ईजिली कवर करके रिवाइज कर सकते हैं इन लास्ट मिनट में भी। थैंक यू, जय हिंद।